हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। ये आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 होगा। तो आइए हम जान लेते हैं कार्बन के बारे में। सबसे पहले कार्बन जो रहेगा वो क्या होगा? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 6। एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो होगा 6। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो होंगे कितना? 6। प्रोटॉन भी कितने होंगे? वो भी होंगे 6। न्यूट्रॉन्स जो रहेंगे, न्यूट्रॉन जो रहेंगे यहां पर वो भी होंगे 6। ठीक है। एक नॉन मेटल होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। अब मैं यहां पर बना रहा हूं कार्बन का एटम। ये होगा कार्बन का न्यूक्लियस, ये होगा फर्स्ट सेल और ये होगा सेकंड सेल। ठीक है। अब हम बात करें तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर कितने प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन है। ठीक है। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 6 है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4। अब पहली सेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब दूसरी सेल के अंदर यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये जो सेल रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी और एटम जो रहेगा वो स्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करें कार्बन की तो कार्बन की सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, सपोज करो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 1 2 3 और 4। अब यहां पर कितने हो चुके हैं? सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब सेकंड सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं पर यहां पर प्रोटॉन कितना है? 6 प्रोटॉन हो चुके हैं। 6 है ना। यहां पर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 10। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हेल्ड कर पाएंगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहां पर जो रहेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है। अब क्या होगा? क्योंकि यहां पर 6 प्रोटॉन जो रहेंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को जो रहेंगे संभाल ही नहीं पाएंगे, हेल्ड ही नहीं कर पाएंगे। और हेल्ड नहीं कर पाएंगे तो एटम जो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। अब ऐसा होगा कि यहां से यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले जाएंगे तो ये जो रहेगा इसकी फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे तो क्या होगा? देखो, है ना। यहां पर हम बना सकते हैं, ये होगा कार्बन का न्यूक्लियस, ये होगा फर्स्ट सेल और ये होगा सेकंड सेल, है ना। फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इन सभी के ऊपर क्या है? 6 प्रोटॉन जो है वो सभी को क्या कर रखा है इन्होंने? सभी के ऊपर यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सभी को क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यदि यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को यदि यहां से निकालेंगे आप इस इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको क्या देना पड़ेगी? यहां पर एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स गया। अब प्रोटॉन कितने बचे? 6 प्रोटॉन बचे और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है ना। फिर अब जो 6 प्रोटॉन रहेंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन पर और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स से वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आपको अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है। हाई एनर्जी चाहिए। फिर भी आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन्स भी यदि निकाल दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 4 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 6 प्रोटॉन का फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो गेन भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब लॉस करेगा तो हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और गेन कर लेगा तो यहां पर 6 प्रोटॉन जो रहेंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएंगे? हेल्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करता है कार्बन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स का
शेयरिंग करता है। क्या करेगा यहाँ पर? शेयरिंग करेगा, ना तो लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कार्बन के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, अब क्या बना रहा है? कोवेलेंट। जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तब यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, क्योंकि ये सेकंड सेल को कंप्लीट करना चाहता है। तो इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये इनर्ट गैस के सिमिलर हो जाएगा, मतलब ये नियॉन के सिमिलर हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, मतलब कार्बन जो रहेगा वो आयनिक बॉन्ड को नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस केटायन। ठीक है, C4 माइनस, ये केटायन नहीं होगा, ये होगा एनायन। ठीक है ना, केटायन नहीं, जब नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनायन बोलते हैं। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें क्या होंगे, जो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। It could lose 4 electrons forming C4 plus cation, but it require large amount of energy। ठीक है, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लॉस करेगा, तो इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दस कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो कार्बन क्या करता है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए? शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेगा। ठीक है, विथ अदर कार्बन एटम्स और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, है ना, या कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो सकता है। जैसे हम बात करें यहां पर H2 की, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा 1। के सेल की कैपेसिटी कितना होती है? 2। मतलब के सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो एटम स्टेबल हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हाइड्रोजन 2 है तो यहां पर हर हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? यहां पर शेयर कर रहे हैं। इसके पास भी 2 हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये दोनों स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि दोनों के पास जो रहेगा इनका के सेल कंप्लीट हो चुका है। इस हाइड्रोजन के पास भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, जब 2 एटम्स क्या करेंगे? अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर है O2 एंड CO2। हम O2 की बात करते हैं, CO2 तो दिख ही रहा होगा आपको। यहां पर देखो, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर आपको 1 2 3 4 5 और 6 ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन के यहाँ पर 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, और यहाँ पर आपको सभी के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बना? जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, है ना। हम O2 का स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते। ऑक्सीजन के आउटर सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहां पर बनाए 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास भी कितना है? 6। ठीक है, तो ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के यहां पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर क्या हो रहा है? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तो इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो ये होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
ऐसे ही नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। नाइट्रोजन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे और 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और 3 इस नाइट्रोजन के, और ये जो क्रॉस के थ्रू डिनोट कर रहे हैं ये इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहे हैं, और दोनों नाइट्रोजन जो रहेगा उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, तो इस तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। के सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब H2 की हम बात करें, है ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है। मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ये भी स्टेबल हो चुका और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों ही हाइड्रोजन यहां पर स्टेबल हो चुके हैं। ऐसे ही हम CH4 की हम बात करें तो पहले आपको क्या करना है, कार्बन, यहां पर एक कार्बन दिख रहा है और 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो पहले आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1। कार्बन के पास है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, 4, और हाइड्रोजन के अराउंड 1। यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हाइड्रोजन बना देना आपको, यहां पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो कार्बन की बात हम करें तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से शेयर करा और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से ये CH4 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल, है ना। अब सल्फर की हम बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपको सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है और हाइड्रोजन के अराउंड 1। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर बीच में आपको सल्फर बनाना है। सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, 6 तो थे ही सही, और 2 इन हाइड्रोजन के भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। यहां पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो रहेंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अब लो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का सभी क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वीक फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, between these molecules most carbon compounds are poor conductor of electricity, है ना। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कार्बन के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका एक्सेप्शन से होता है, पता आपको, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर हमें कुछ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। एसिटिक एसिड का 290 होता है, बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो 391 होता है। एसिड क्लोरोफॉर्म की बात हम करें तो मेल्टिंग पॉइंट 209 मतलब 209 9 केल्विन होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 334 होगा। जैसे इथेनॉल का होता है 156 से 351, मीथेन का होगा 90 और 111। ये जो रहेगा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, पर यहां पर हम कुल मिलाकर यह कहना चाह रहे हैं कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, कम होते, लो होते, क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है,
अब हम जान लेते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। यहां पर आपको कार्बन एक दिख रहा होगा, इस कार्बन ने यहां पर 4 बॉन्ड बना रखे। कितने बॉन्ड? कार्बन, मतलब कार्बन के पास एक टेट्रावेलेंसी होती है और दूसरा होता है केटिनेशन। केटिनेशन क्या होता है? केटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन एटम कैन बॉन्ड विथ एनी नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम। क्या होगा? ये एक प्रॉपर्टी होगी जिसके थ्रू ये क्या करेगा, किसी अदर एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच्ड भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। मतलब कार्बन जो रहेगा इस तरीके से क्या कर सकता है, चेन भी बना सकता है, ठीक है, ये ब्रांच भी बना सकता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बना सकता है। किस तरीके से बनाएगा वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास क्या होता है, केटिनेशन होती है। केटिनेशन मतलब चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी, ठीक है। और जब ये चेन बनाएगा तो यहां पर ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और साइक्लिक को भी बना सकता है ना। फिर टेट्रावेलेंसी की हम बात कर लेते हैं। टेट्रावेलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। क्या करता है, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि कार्बन जो रहेगा इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा और शेयर करने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास क्या होता है, एक तो टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, मतलब ये किसी 4 एटम को अपने साथ क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है केटिनेशन। केटिनेशन का मतलब होता है कि ये चेन बना सकता है और चेन कैसी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। तो ये होती है कार्बन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जान लेते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन के एलोट्रोप्स, और एलोट्रोप्स क्या होता है? एलोट्रोप्स इज द फिनोमिनन in which an element can exist in more than one physical state। मतलब कोई भी एलिमेंट क्या होगा, अपनी एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एलोट्रोप्स बोला जाएगा। द वेल नोन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। कितने एलोट्रोप्स है कार्बन के? 3 एलोट्रोप्स होते हैं। There are various crystalline allotropes of carbon, some of which are as follow। डायमंड होगा पहला, दूसरा ग्रेफाइट होगा, तीसरा फुलेरिन होगा। जान लेते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला हमारे पास है डायमंड। अब डायमंड क्या होता है? मेड अप ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क कार्बन एटम अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहां पर ये जो है ये कार्बन एटम्स है सभी, है ना। ये क्या है हमारे पास, ये जो रहेंगे कार्बन एटम्स है, यहां सभी जगह पर कार्बन है। ये कार्बन क्या कर रहे हैं, ये कार्बन जो रहेंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। सभी कार्बन यहां पर एक दूसरे से अटैच है और एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। 4 कार्बन एटम। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, तो ये जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, है ना। एंड लेक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इन इट्स प्योर फॉर्म। तो यहां पर जो आपको दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर जो रहेगा ये सभी कार्बन होंगे और कार्बन जो रहेंगे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे और बॉन्ड को फॉर्म करेंगे तो ये जो रहेगा एक हार्डेस्ट फॉर्म होगा, हार्डेस्ट मटेरियल होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। दूसरा जो आ जाता है हमारे पास आ जाता है फुलेरिन। द स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन इज अ होलो। कैसा होगा ये, होलो। आपको खाली दिख रहा होगा, एक बॉल के सिमिलर दिख रहा होगा। स्फीयर अ पॉलीहेड्रॉन मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। द मोस्ट कॉमन फुलेरिन इज C60। क्या बोलते हैं हम इसे, C60। मतलब इसमें कार्बन कितना है, 60 कार्बन एटम है और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके सिमिलर होगा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा। विच इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम। मतलब इसमें कितने एटम्स है, कार्बन। ये भी जो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन एटम्स है सभी जगह पर और ये सभी आपस में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। फुलेरिन आर मेड अप ऑफ पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स। यहाँ पर आपको रिंग्स दिख रही होगी, ये रिंग्स जो है क्या है, हेक्सागोन रिंग्स है, मतलब इसमें 6 कार्बन है। और पेंटागोन से मतलब 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हेक्सागोन और पेंटागोन से रिंग्स आपको दिखेगी, ठीक है। फुलेरिन है वह होलो कोर सिमिलर टू स्कोरर बॉल। तो ये एक बॉल के सिमिलर होगा, एक फुटबॉल के सिमिलर होगा और उसमें कुछ हेक्सागोन और पेंटागोन रिंग्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो रहेगा थर्ड फॉर्म होगा वो होगा ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टल मेड ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन लेयर विच इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सभी यहां पर आपको ये हेक्सागोनल दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी, 6 कार्बन होंगे, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ये सभी क्या आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। और ग्रेस ब्लैक ओपेक है ना, ये कैसा होगा, ग्रेस ब्लैक कलर का होगा, ओपेक होगा, मतलब इसके आर पार हम नहीं देख सकते। सब्सटेंस लाइटर देन डायमंड, ये डायमंड की कंपेयर में लाइटर होगा, स्मूथ होगा, है ना, इसको देखा ही होगा आपने, ग्रेफाइट का यूज हम पेंसिल में करते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंड स्लिपी टू टच, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इन गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को भी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो अब हम जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स नाम से क्लियर है, हाइड्रो मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब होगा कार्बन, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने रहेंगे उन्हें बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक होते हैं सेचुरेटेड, दूसरे अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एल्केन के, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा एल्किन का वो होगा CnH2n, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। और यहां पर हम बात करें तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस में डिवाइड किया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक को हमने डिवाइड किया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड हम एल्केन्स को बोलेंगे, और एल्केन्स में जो रहेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आपको दिख रहा होगा। और एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल होगा, ये अनसेचुरेटेड होंगे, और एल्काइंस भी क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये भी अनसेचुरेटेड होंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखेंगे आगे। और यहाँ पर हम बात करें एरोमेटिक की, तो आपको एरोमेटिक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं होता है। सिर्फ एक ही कंपाउंड याद रखना है यहाँ पर, ये जो होगा इसे बोला जाता है बेंजीन। ये स्ट्रक्चर होगा हमारा बेंजीन का, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, हर जॉइंट के ऊपर क्या होंगे, हर जॉइंट के ऊपर कार्बन प्रेजेंट होगा, यहां पर सभी जगह पर कार्बन है, और इसे हम बोलते हैं क्या, बेंजीन। कार्बन की वैलेंसी होता है 4, ठीक है, 4, तो 1 2, येलो कलर के जो दिख रहे हैं हमें बॉन्ड है 1 2 3, यहां पर आपको एक हाइड्रोजन जोड़ देना 1 2 3, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देना 1 2 3, यहां भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे 1 2 3, यहां भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे 1 2 3, यहां पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ देना 1 2 और 3, तो यहां भी एक हाइड्रोजन जोड़। मतलब बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, C6 और H6, ये होगा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक ही बेंजीन जो रहेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसी के बारे में हमसे इसकी स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में पूछा जाता है। हम बात करेंगे एलिफेटिक कंपाउंड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की, ठीक है। यहां पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिख रहे हैं, है ना, आप कभी भी देखेंगे तो यहां पर एक कार्बन जहां भी होगा हमें वहां पर मेथ का यूज करना है, 2 कार्बन होंगे तब एथ का यूज करना है, 3 कार्बन होंगे तब प्रोप का यूज करना है, 4 कार्बन होंगे ब्यूट का, इसी तरीके से पेंट, हेक्सो और हेप्ट का, ठीक है। जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब आपको सफिक्स एन लगाना है, डबल बॉन्ड होगा तब आपको इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब आइन लगाना है। किस तरीके से इनका यूज करना है, यहां पर आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, तब आप किसका यूज करेंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे सभी जगह तब आपको लगाना है सफिक्स एन, तो इसका जो नेम होगा वो होगा मीथेन, ठीक है। दूसरे कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन है तब आप यूज करेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है तब आप लगाएंगे यहाँ पर एन, इसका नेम होगा वो इथेन होगा, ठीक है। थर्ड जो रहेगा वो क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन है 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3,
3 कार्बन है यहाँ पर, तो आपको क्या लगाना है, 3 कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको प्रोप का यूज करना है। और डबल बॉन्ड आया तब आप क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए आप इनका यूज करेंगे, ठीक है, ये होगा प्रोपिन। चलो फोर्थ कंपाउंड है हमारे पास 1 2 3 और 4। यहां पर हमारे पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन है, तब आपको किसका यूज करना, ब्यूट। डबल बॉन्ड आ रहा है तब आप यहां पर यूज करेंगे, 1 नंबर के कार्बन पर आ रहा है तो ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स इन का यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, है ना। यहां पर भी आप प्रोप 1 इन बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोप 1 इन या प्रोपिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास 1 2 और 3 3 कार्बन है, तब आपको लगाना है प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, तो 1 पर आप लगा देंगे क्या, आइन, ठीक है, प्रोप 1 आइन। तो ये होंगे हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो आपको यहां पर क्लियर होता होगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहां पर कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर हम देखें तो यहां पर स्टेट भी कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। जो थर्ड टाइप होगा हमारे पास वो साइक्लिक होगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रेट अनब्रांच चेन। यहां पर आपको दिख रहा होगा कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कितने 1 2 3, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी 1 2 और 3 और एक बॉन्ड ये दिख रहा है 4 है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, यहां पर आपको एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। अब यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है ना। किस तरीके से लगाना वो आपने यहां पर देख लिया है, ये रहा 3 कार्बन है तब आपको प्रोप बोलना है, ठीक है। तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तब आप लगाएंगे यहाँ पर एन, प्रोपेन। तो ये होगा हमारे पास स्ट्रेट, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो होगा वो ब्रांच्ड है, वो ब्रांच्ड है मतलब यहाँ पर, है ना, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमें और लगा देना, ठीक है। 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 और 2 3 और 4, 1 2 3, तो यहाँ पर 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इस तरीके से आपको लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, C5H12। यहां पर क्या है, C5 और H12। ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। इसकी 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है, पर इनमें सभी में देखें आप तो C5 है और H12 है। कार्बन यहां पर आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन गिनेंगे आप तो यहाँ पर आपको 12 ही दिखेंगे। इसमें भी हाइड्रोजन 12 है, कार्बन यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12, पर तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर जब डिफरेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। molecular formula same but structure are different is called isomerism and these are called isomers। मतलब यहां पर पेंटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 3 आइसोमर्स होंगे। कितने आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स है। हम हेक्सेन के भी आइसोमर्स बना सकते हैं ना, तो आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, दिस 3 अबाउ कंपाउंड्स हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इन तीनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। Structure are called structural isomers and phenomena is structural isomerism। इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब हम जान लेते हैं क्या, अब हम जान लेते हैं हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बन पाएंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, C6H14, कार्बन होना चाहिए 6 और हाइड्रोजन होना चाहिए 14। सबसे पहला तो होगा कार्बन 1 2 3, तो यहां पर आपको कभी भी आइसोमर से बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे आप, 1 2 3 4, 1 2 और 3, ये होगा हमारे पास क्या, हेक्सेन। यहां पर आपको कार्बन दिख रहे होंगे कितना, कार्बन आपको यहां पर दिख रहे हैं 6, है ना, और हाइड्रोजन आपको 14 दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। पहला आइसोमर से ये होगा। दूसरा, पहले तो आप 5 कार्बन बना देंगे यहां पर 1 2 3 4 और 5।
सेकंड कार्बन से आप एक कार्बन को और जोड़ देंगे, ये अलग होगा वो अलग होगा, है ना। इसको कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे आप, 3 हाइड्रोजन, है ना, 3 और 1 4, इस तरीके से भी आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते। 1 2 3 यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 2 यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 तो यहां पर भी आप 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। नंबरिंग आपको करना है तो क्या करेंगे, नंबरिंग करना है तो हम जिधर से साइड चेन पास में पड़ रही है 2 3 4 और 5, इस ग्रुप को आप बोलते हैं मिथाइल। तो 2 पर क्या है, मिथाइल, कार्बन यहां पर 5 है, तब आपको लगाना है क्या, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन होगा। थर्ड स्ट्रक्चर हम देखें, है ना, कितने आइसोमर से बने, 2। तीसरा आइसोमर से हम बनाएंगे यहां पर CH3 CH2। अब आप यहां पर सेकंड कार्बन पर CH3 जोड़ा था, अब थर्ड कार्बन पर हम CH3 को जोड़ देंगे, CH3 CH2 और CH3, 1 2 3 4 और 5, 3 पर क्या है, मिथाइल, तो ये क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। कितने आइसोमर्स हो गए, 3 आइसोमर्स हो गए, तीनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। फोर्थ की हम बात करें तो क्या होगा, CH3 CH, यहां पर हम जोड़ देंगे CH3, ठीक है, यहां पर H, यहां पर भी CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, 1 2 3 और 4, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है ना। मोलिकुलर फार्मूला सभी का सेम है। यहाँ पर 2 और 3 दो बार मिथाइल है तो आपको लगाना है डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है, देखो मेन चेन में 1 2 3 4, तो आपको क्या लगाना है, ब्यूटेन। कितने आइसोमर्स हो गए, 4 आइसोमर्स हो गए। एक आइसोमर्स और पॉसिबल है इसका, वो किस तरीके से, CH3, यहां भी CH3 और यहां भी CH3, यहां पर CH2 और यहां पर CH3, 1 2 3 और 4, 2 पर मिथाइल ग्रुप है और 2 पर फिर से मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके, इसके जो बनेंगे वो 5 आइसोमर्स बनेंगे, है ना। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। एक होगा हेक्सेन, दूसरा होगा 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, फिर होगा 2 मिथाइल पेंटेन, और फिर होगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और होगा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से 5 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने 6 कार्बन को अटैच किया, हर कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है। तो देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड तो बन ही रहे ऑलरेडी, आपने 2 हाइड्रोजन अपनी तरफ से यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है। इससे भी 2 हाइड्रोजन, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तब आपको क्या लगाना है, प्रीफिक्स साइक्लो। 6 कार्बन है यहाँ पर तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तब आपको क्या लगाना है, एन। तो इस कंपाउंड का नेम होगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। यदि डबल बॉन्ड होता तो क्या करते, देखो इस तरीके से होता, यहाँ सभी जगह पर कार्बन है, ठीक है। सपोज करो यहाँ डबल बॉन्ड होता, 1 2 3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, 1 2 और 3 यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, साइक्लो हेक्स। और यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तब आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। तो ये होगा हमारे पास साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। और ये होगा साइक्लिक अनसेचुरेटेड, ये होगा, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। यहाँ पर आपको अल्टरनेटली डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बन देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन आप अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होगा C6H6, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है वो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अगला हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम जान लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom or group of atom present in a molecule
विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये क्या होंगे, एटम, ठीक है, ये होंगे एटम और ग्रुप ऑफ एटम, है ना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब भी ये किसी मॉलिक्यूल से अटैच होंगे तो उस मॉलिक्यूल की क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे या केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये ग्रुप या एटम्स ऑफ ग्रुप्स होंगे जो कि क्या होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल से अटैच होने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। यहां पर हमारी क्लास 10th के लिए हमारे पास 4 ही फंक्शनल ग्रुप है। पहला एल्कोहल है, दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा एल्कोहल है ना, फर्स्ट एल्कोहल, सेकंड एल्डिहाइड, थर्ड जो होगा वो कीटोन होगा और फोर्थ वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये वो ग्रुप या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होंगे जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 फंक्शनल ग्रुप आपके पास होंगे। अब जान लेते हैं इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स है हमारे पास। जब एल्कोहल होगा तब ये जो रहेगा OH होगा, क्या होगा यहाँ पर, OH, इसे हम बोलेंगे एल्कोहल और इसके लिए आप सफिक्स ऑल का यूज करेंगे। एल्डिहाइड होगा COH, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं इधर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन जुड़ा है। एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के लिए आप सफिक्स अल का यूज करेंगे। तीसरा कीटोन है, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है और इसके लास्ट में आप सफिक्स ऑन का यूज करेंगे। चौथा आपके पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड का आप यूज करेंगे। अब जान लेते हैं हम इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। यहां पर आपको दिख रहा है एल्कोहल, ये जो ग्रुप है एल्कोहल है, OH 1 और 2, 2 कार्बन है तब आपको लगाना एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तब आपको यहां पर N लगाना, और ये जो OH है इसके लिए आपको लगाना ओल। इस कंपाउंड का नेम जो होगा वो होगा इथेनॉल। ठीक है, किस तरीके से इनका यूज कर रहे हैं हम। दूसरा कंपाउंड हम देख लेते हैं, यहां पर ये जो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड क्या है, कार्बन चेन जुड़ी हुई है। ये कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स ऑन का यूज करेंगे। यहां पर कार्बन दिख रहा है 1 2 और 3, 3 कार्बन है तब आप लगाएंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तब आपको लगाना N और 2 पर क्या होगा, ऑन, ये होगा प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, थर्ड कंपाउंड हमारे पास ये जो दिख रहा है आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, ओइक एसिड का यूज आप करेंगे। ठीक है, कार्बन यहां पर 1 2 3 4, जिधर से भी आपको फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा नंबरिंग आपको उधर से करना है। ठीक है, यहां पर 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N और 1 पर क्या है, ओइक एसिड या आप ओइक एसिड भी बोल सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। फोर्थ यहां पर हमारे पास आता है एल्डिहाइड, ये जो COH इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। 1 2 और 3, 3 कार्बन है तब आपको लगाना है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N और यहां पर एल्डिहाइड है तब सफिक्स आप अल का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको ब्रोमीन दिख रहा है ना, 1 2 और 3। ठीक है, अब ये जो ब्रोमीन है इसे हम बोलते हैं साइड चेन। साइड चेन होगी तब आपको पहले साइड चेन का नाम लेना है। तो 2 पर क्या होगा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कार्बन यहां पर 3 है तब आपको लगाना है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तब आपको लगाना है सफिक्स N, 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये होगा प्रोपेनल, ये होगा ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेन टू ऑन और इथेनॉल। तो इस तरीके से आपको इन फंक्शनल ग्रुप का यूज करना है और यही जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे यही किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं हम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज रिफर टू अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विथ द सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या रहेगा, ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, यहां पर आपको दिख रहा है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH। यहां पर सभी में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH। OH क्या होता है हमारे पास, OH हम उसे बोलते हैं एल्कोहल को। किसे बोलते हैं हम, एल्कोहल को। सभी में आपको फंक्शनल ग्रुप OH दिख रहा है, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, तो उस सीरीज को आप क्या बोलोगे, उस सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला, है ना, इनका जनरल फार्मूला भी सेम रहेगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सी, जैसे एल्केन्स है ना, हम बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है,
अब आप n का वैल्यू रख रहे हैं 1, n का वैल्यू रखेंगे 2, n का वैल्यू रखेंगे 3। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू n की जगह पर होगा 1 प्लस 2, तो ये होगा CH4। ठीक है, इसमें क्या होगा, C n की जगह आपको 2 रखना है, C2H2 इंटू n की जगह पर आएगा 2 प्लस 2, C2 और H6 होगा। ठीक है, थर्ड मेंबर होगा, n की जगह आपको रखना है 3H2 इंटू 3 प्लस 2, ये होगा C3H8। तो पहला मेंबर होगा यहां पर क्या, CH4, दूसरा होगा C2H6, तीसरा होगा C3H8। इसे बोलेंगे आप मीथेन। सेकंड होगा हमारे पास इथेन, थर्ड होगा हमारे पास प्रोपेन। तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो यहां पर सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सभी के केमिकल मतलब इनका जो जनरल फार्मूला भी सेम होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, है ना। तो उस सीरीज को अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। दे हैव सेम जनरल फार्मूला, और सभी का जनरल फार्मूला सेम ही है ना। हम सिर्फ n का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, फार्मूला तो सेम ही है। एनी टू होमोलोगो डिफर बाय CH2 ग्रुप, इन दोनों मेंबर्स के बीच में कितने कार्बन का, देखो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर दो मेंबर्स के बीच में क्या होगा, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, है ना। एंड मोलिकुलर मास 14, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का मास जो रहेगा वो होता है 12 और हाइड्रोजन का होगा 2, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का होगा 2, मतलब टोटल जो रहेगा टू मेंबर्स के मोलिकुलर मास में 14 म्यू का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, इनके बीच में भी यदि हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ 3 है, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। मतलब इन दोनों के मोलिकुलर मास में कितना का, 14 म्यू का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उस सीरीज को आप क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोले। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल मोलिकुलर फार्मूला, मेंबर्स डिस्प्ले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। द रिलेटिव मोलिकुलर मास इंक्रीज बाय 14, है ना, इनका 14 मोलिकुलर मास का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। हम यहां पर बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। जैसे एल्डिहाइड के लिए हमें क्या करना है, यहां पर 4 मेंबर्स को बनाना है, और 4 मेंबर्स में पहला मेंबर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होता ही COH, इसका फर्स्ट मेंबर होगा, यहां पर आप H जोड़ देंगे, इसे हम बोलेंगे क्या, एक कार्बन है, तब आपको बोलना मीथेन, और लास्ट में लगा देना सफिक्स अल। दूसरा मेंबर क्या होगा, दूसरा मेंबर होगा यहां पर CHHCOH, ये क्या होगा, दो कार्बन है, तब एथ, सिंगल बॉन्ड है N, लास्ट में सफिक्स अल लगाना है क्योंकि एल्डिहाइड है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहां पर देखो एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, मतलब एक कार्बन का यहां पर दो हाइड्रोजन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन का, दोनों मेंबर्स के बीच एक CH2 का डिफरेंस है। दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर डिफरेंट रहेगा बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसका थर्ड मेंबर क्या होगा, तो थर्ड मेंबर आप यहाँ पर बना सकते हैं CHHHCHCOH। कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तब आप यहाँ पर यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तब N, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तब आपको लगाना अल। इन दो मेंबर में सेकंड और थर्ड में कितने कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, यहाँ पर कितने 4 है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना। इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, इनके मोलिकुलर मास में दो मेंबर्स जो रहेंगे उनके बीच में 14 म्यू का डिफरेंस रहेगा। तो ये होगी हमारे पास क्या, ये जो होगी इसे हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब हम जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहला है कंबशन। कंबशन क्या होता है, जब भी आप कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे, ठीक है, यहां पर है हमारे पास CH4, आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, 2O2,
इसका जब कंबशन करेंगे, कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब होता है अब जब भी आप किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करेंगे तो वो क्या रिलीज करेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, हीट और लाइट भी रिलीज करेगा, है ना। तो जब भी आप किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट और लाइट को रिलीज करेगा। इस रिएक्शन को आप बोलेंगे कंबशन रिएक्शन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये जो रहते हैं ये क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होंगे। बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट और एनर्जी, तो इनसे हमें क्या मिलेगा, हीट और एनर्जी या हीट एनर्जी मिलेगी आपको। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, है ना। अब सेचुरेटेड क्या होते हैं, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं सेचुरेटेड, है ना। सेचुरेटेड जैसे कि CH4, ठीक है, मीथेन हुआ, फिर इथेन हुआ, C2H6, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब भी आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम। अनसेचुरेटेड क्या होंगे, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब इनको इन हाइड्रोकार्बन्स को आप बर्न करेंगे तो ये येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होना चाहिए। ऑफ कार्बन इन इज हायर देन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब आप बर्न कर रहे हैं तो येलो सोडी फ्लेम के साथ बर्न हो रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या होगा, कुछ इंप्योरिटीज रहेगी, है ना, उसमें क्या रहेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहे तो स्मोक भी प्रोड्यूस करेंगे वो, ठीक है। तो ये होती है कंबशन रिएक्शन। सेकंड होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब आप एल्कोहल, यहां पर आपको दिख रहा होगा CH3 CH2OH, इसे हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल को जब आप एल्केलाइन KMNO4, एल्केलाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, जब आप एल्केलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 का यूज करेंगे तो यहां पर से क्या करना आपको, ये जो हाइड्रोजन रहेगा निकल जाएगा और यहां पर आपको एक ऑक्सीजन जोड़ देना। तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH3, ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहां पर आपको क्या जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है और ये OH एज इट इज रहेगा। इसे हम बोलेंगे क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये जो रहेगा एल्केलाइन KMNO4, इसका यूज आप करेंगे किसमें, एल्केलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और ये होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों का यूज आप करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केलाइन KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों का यूज आप करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। दूसरा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपको यहां पर एक कंपाउंड दिख रहा है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। जब आप निकिल और पैलेडियम का यूज करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है। मतलब यहां पर जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड था वो सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, इसे बोला जाएगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन रिएक्शन मतलब यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक हाइड्रोजन आपने इस कार्बन से ऐड किया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से ऐड किया और आपके पास जो बना, यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो चुका है। ये हमारे पास था अनसेचुरेटेड और ये होगा सेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल, वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। तो आप क्या कर रहे हो, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर रहे हो वेजिटेबल घी में इस प्रोसेस का यूज करके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल। फोर्थ रिएक्शन आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, देखो यहां पर हमारे पास दिख रहा है CH4, इससे आप क्या कर रहे हो, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो यहां पर हमारे पास बच रहा है CH3, यहां से आपने एक हाइड्रोजन निकाला और एक क्लोरीन को अटैच कर दिया। मतलब एक क्लोरीन जो रहेगा वो एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन जब यहां से हटेगा तो एक क्लोरीन जोड़ देंगे, यहां से एक क्लोरीन आपके पास बच रहा है और क्लोरीन बच रहा है और यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl को फॉर्म कर लेंगे।
Substitution reaction is a type of chemical reaction where an atom or functional group of a molecule is replaced by another atom or functional group. यहां पर हम बात करें C H H H और H, ये होगा CH4। इसका रिएक्शन आप जब क्लोरीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पर क्या होगा, ये क्लोरीन जब इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, यहां पर 4 ही बॉन्ड बना है, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता कार्बन, तो 4 बॉन्ड बनाता, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पर एक क्लोरीन बच रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और यहां पर क्या होगा, HCH और ये होगा Cl। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा थ्रू द क्लोरीन। अब हम जानते हैं इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होगा, इथेनॉल हम इसे बोलते हैं CH3CH2OH, ये होता हमारे पास इथेनॉल। सबसे पहले जान लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन विथ सोडियम, जब आप इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। दिस रिएक्शन यूज्ड एज द टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। और यहां पर जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो इसके पास जब आप बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे तो वहां से पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो जब आप इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, है ना, तो यहां पर क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड होगा, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, पहली रिएक्शन ये होगी। और दूसरी रिएक्शन जो होगी वो होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, देखो यहां पर आपको लिखना है क्या, इथेनॉल, OH। ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो रहेगा वो वाटर का मॉलिक्यूल हट जाएगा और कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इथीन बन जाएगा। क्या बनेगा, इथीन, इथीन फॉर्म होगा और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहां से जब इथेनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप कराएंगे तो यहां पर आपको इथीन मिल जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास सेकंड कंपाउंड इथेनोइक एसिड। कलरलेस लिक्विड होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, इसे हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। कलरलेस लिक्विड होगा, हैविंग सोर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर, इसका स्मेल जो रहेगा वो विनेगर के सिमिलर होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होगा। व्हेन प्योर CH3COOH इज फ्रीज्ड इट फॉर्म colorless ice like solid, so it is called glacial acetic acid, है ना। तो विंटर सीजन में क्या होगा, जो एसिटिक एसिड होगा वो फ्रीज हो जाएगा, है ना, और फ्रीज हो जाएगा और ये आइस के सिमिलर होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये होगा हमारे पास एसिटिक एसिड। अब आ जाती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगी, जब आप CH3COOH, इसे बोला जाता है क्या, एसिटिक एसिड। तो जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इथेनॉल के साथ, HOCH2CH3। ठीक है, इथेनॉल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहां से जब आप इथेनॉल के साथ, ये इथेनॉल है ना, इसे हम बोलेंगे क्या, इथेनॉल। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां से क्या निकलेगा, OH और यहां से H, H2O निकल जाएगा, है ना। तो H2O को हम इधर लिख सकते हैं, ये होगा H2O। ठीक है, और यहां पर हमारे पास बनेगा एस्टर, CH3, फिर क्या होगा, CO और एक और O होगा और फिर होगा CH2 और CH3, इसे बोला जाता है एस्टर। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो एस्टर के फॉर्मेशन को आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। एसिटिक एसिड का रिएक्शन आप इथेनॉल के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपके पास एस्टर फॉर्म होगा और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। एस्टर फॉर्म हो रहा है, इट इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इसका यूज आप कहां पर करते हैं, परफ्यूम्स में करते हैं। ठीक है, तो ये होगी एस्टरिफिकेशन, स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म्ड। फिर
एस्टर का रिएक्शन देखो CH3 CO CH2 CH3 इसका रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराएंगे तो यहां पर जो बनेगा हमारे पास ये बनेगा CH3 COO इसे हम क्या बोलते हैं सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सोप। दिस इज सेपोनिफिकेशन। तो ये होगी आपके पास सेपोनिफिकेशन रिएक्शन और ये होगी आपके पास कौन सा रिएक्शन ये होगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विथ बेस। तो जब आप ये तो होगा हमारे पास एसिटिक एसिड। जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या बन रहा है यहां पर हमारे पास बन रहा है क्या CH3COONA सोडियम एसिटेट। इसे बोला जाता है सोडियम एसिटेट। और ये जो रहेगा वो क्या होता है एक सॉल्ट होता है और ये होगा वाटर। ये देखो ये होगा बेस और ये होगा एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहां पर हमारे पास बनता है सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो जब आपको पता है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में हमने देखा एसिड और ये क्या है मेटल कार्बोनेट है ना। मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एसिटिक एसिड है तो ये एसिड है और ये क्या है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना NaHCO3 होता है। ठीक है यहाँ पर CO3 होगा है ना H नहीं है 3 है NaHCO3। तो जब आप NaHCO3 का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा CH3COO मतलब सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स क्या होंगे सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड C17H35COONA। मतलब ये क्या होंगे सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होंगे है ना। और इसमें क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम बोल सकते हैं सोप इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड या बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होंगे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोप। यहां पर आपको दिख रहा है ये तो कार्बन चेन होगी COONA है ना। तो सोप को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। ये सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करते हैं। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं पर यहां पर क्या होगा इट इज अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या होंगे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो सोप होंगे। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर है ना। सोप आपके क्या रहेंगे सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करेंगे और डिटर्जेंट जो रहेंगे वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही वाटर में काम करते हैं। सोप मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको ये होगा हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है वाटर को क्या करेगा वाटर को हेट करेगा रिपेल करेगा मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। यहां पर हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक ये क्या करेगा वाटर की तरफ लव करेगा। ठीक है। तो ये वाटर की तरफ इंटरेक्ट करेगा और ये वाटर को क्या कर रहा है हेट कर रहा है। तो जो टेल पार्ट रहेगा इसे हम बोलते हैं टेल। ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक है। यहां पर होगा COONA। ठीक है। ये होगा इसका टेल पार्ट और ये होगा इसका हेड पार्ट। ठीक है। तो हेड जो रहेगा वो हाइड्रोफिलिक होगा मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो टेल पार्ट रहेगा वो वाटर को हेट करेगा। ठीक है। और जो ऑयल और ग्रीस होता है येलो कलर का आपको दिख रहा है ऑयल और ग्रीस है इसकी तरफ कौन ऐड हो रहा है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये टेल पार्ट है ना। और इन्हें देखो आपको बाहर दिख रहा है ये रहा इन्हें तो ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसेल है ना। बीच में जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये क्या होगा ऑयल ड्रॉपलेट जो आपके कपड़े के ऊपर होगा ऑयल ड्रॉपलेट उससे क्या करेगा जब सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलेंगे माइसेल। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये कार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ है ना। तो जो ऑयल रहेगा जो भी डर्ट पार्ट रहेगा वो ऑयली नेचर का रहेगा तो उससे कौन अटैच होगा हाइड्रोफोबिक जो कि टेल होगा। इटसेल्फ विथ डर्ट एंड द आयोनिक एंड इट सराउंडेड विथ मोलिक्यूल ऑफ वाटर है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा एक माइसेल का फॉर्म होगा। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेल। इसे हम बोलेंगे माइसेल। सोप माइसेल हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ गेट क्लीन है ना। तो ये क्या हो जाएगा
ये जो रहेगा वो डिजोल्व हो जाएगा, डर्ट पार्ट जो रहेगा ऑयल और ग्रीस का वो सोप की हेल्प से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और आपका जो क्लॉथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, जो भी हार्ड वाटर होगा उसमें क्या होंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन। तो जो स्कम फॉर्म होगा, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट होगा, जो हार्ड वाटर जो रहेगा उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, जो सोप के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं स्कम। और वो जो स्कम रहेगा वो क्या करेगा, डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा क्लींजिंग एक्शन में। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम डिटर्जेंट का यूज करेंगे। तो वहां पर हम यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इन सोल्यूबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विथ हार्ड वाटर एंड क्लॉथ गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली। तो जब आप डिटर्जेंट का यूज करेंगे तो वहां पर स्कम नहीं बन पाएगा, और स्कम नहीं बन पाएगा तो आपका जो कपड़ा या क्लॉथ रहेगा वो इजीली या इफेक्टिवली क्लीन हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।